सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ आ गए। शहजाद साहब, पहले तो आपका इनिशियल तज्ज़िया इस फैसले पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा। ये जो तफसीली फैसला आया है उसकी मैं आपको कुछ तफसील बता रही हूँ, क्या आप इस पर टेक देंगे अपना? जी बहुत शुक्रिया। एक तो जो तफसीली फैसला आया है वो मैंने अभी मुकम्मल तौर पे देखा नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि दो इस तरह के बिल आए थे। जो पहला था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वो सिर्फ अपील के हवाले से नहीं था, उसमें और भी ये मामला थे कि जो टॉप 3 जजेस होंगे उनकी एक कमेटी बनेगी और वो फैसला करेंगे कि किस केस में सू मोटो लेना है और बेंच कैसे तश्कील दिया जाएगा। अच्छा, वो जो बिल था वो ऑब्वियसली 8 मेंबर बेंच ने उस पर कार्रवाई भी रोकी हुई है, उसको कहा है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त जब सदर पाकिस्तान के पास वो गया था तो उन्होंने भी उसमें बड़ा वक्त लगाया था उसको मंजूर करने में। ये जब बिल आया था इस पे ना तो पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बहस हुई, ये दोनों असेंबलियों से भी पास हो गया और इसके बाद सदर पाकिस्तान ने भी इसमें फौरी दस्तखत कर दिए थे। और जब ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया था इसके बाद इसको चैलेंज किया गया था। अच्छा, इसमें जब मुझे याद है हमने भी इस पे प्रोग्राम किए, जो लॉयर्स थे वो इस पे बटे हुए हैं। एक दलील ये थी जो हुकूमत पाकिस्तान की थी या कानून साजी जिन्होंने की उनकी थी कि इसमें आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट थे, और इस केस में अली जफर साहब के जो आर्ग्यूमेंट थे वो ये थे कि कानूनी अमेंडमेंट के बगैर आप जो रिव्यू का स्कोप है उसको बढ़ा के अपील का दर्जा नहीं दे सकते। ये उस वक्त बहस हो रही थी। अब मैं तफसीली फैसले में देखना पड़ेगा इसका, इस पे कितना जिक्र है, क्योंकि आप जो बात कर रही हैं कि अगर इस तरह की अपील का हक दे दिया गया तो फिर तो एक मामला ही जो है वो केस पे केस चलते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से हर कोई इस बात पे मुत्तफिक है, चाहे वो जितनी भी पाकिस्तान की बार्स हो वो भी इस बात पे कह चुकी हैं कि जो 184(3) के जो केसेस होते हैं उसमें क्योंकि अपील का हक नहीं होता तो जो एक प्रोसेस, आईनी प्रोसेस मिलना चाहिए किसी भी शख्स को, वो नहीं मिलता। कोई भी फैसला आता है उसके आप रिव्यू में तो जा सकते हैं जिसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन अपील का हक नहीं होता। मिसाल के तौर पे 62(1)(f) के तहत नाअहली का मामला हो या किसी और केस में अगर सुप्रीम कोर्ट जो है 184(3) के तहत फैसला करती है तो वहां पे आपका अपील का हक नहीं होता। अदरवाइज अगर आपका कोई केस लोअर कोर्ट्स में चलता है तो फिर आपके पास हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसके पास अपील का हक होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से लीगल फिटर्निटी इस पर तो जो है वो मुत्तफिक है, और हम जैसे लोग भी कि अपील का हक जरूर होना चाहिए। 184(3) में ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाए और आप सिर्फ रिव्यू का स्कोप अपने पास रखते हो। तो इस पे तो लीगल फिटर्निटी भी मेरे ख्याल से मुत्तफिक है कि अपील का हक होना चाहिए। तरीकेकार पे सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक कानून साजी के जरिए किया जा सकता है या फिर इस पे आईनी अमेंडमेंट की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा बटी हुई है, बल्कि शायद मेजोरिटी लोग इसी हक में थे कि आईनी अमेंडमेंट जरूरी है इसके लिए। और शहजाद इसी में ऐड भी कर दीजिएगा कि इस फैसले की टाइमिंग से मुतालिक बहुत बात की जा रही है। मैंने कहा ये सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट बात है। 1 माह से ज्यादा हुआ है इस जो केस का जो फैसला था उसको रिजर्व किया था और फैसला नहीं सुनाया, और फैसला अब सुनाया गया है जब पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। और इसकी वजह तो बाकायदा ये नजर आती है कि इससे पहले जब भी पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया या उसके खिलाफ कोई समाअत हुई तो आप देखते थे कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाती थी पार्लियामेंट से, फिर आवाजें उठती थी कि हमारा हक है कानून साजी करना, जो कि बात दुरुस्त भी है कि उनका हक है। वो मेरे ख्याल से मामला 2-3 मामले में हमने देखा, चाहे इलेक्शन का मामला हो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे देखा, जब ये रिव्यू एक्ट की समाअत हो रही थी उस वक्त भी हमने देखा। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि फैसले रिजर्व किया गया, इंतजार किया गया कि जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद फिर फैसला सुनाए ताकि किसी किस्म का सामने से जवाब ना आ सके सियासतदानों की तरफ से, उन पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से जिन्होंने ये एक्ट मंजूर किया था या इसको लिखा था। तो मेरे ख्याल से तो यही वजह नजर आती है, इसीलिए इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 1-1.5 माह पहले फैसला रिजर्व कर लिया था, उसी वक्त सुना दिया जाता, जो पार्लियामेंट का मौक़िफ़ था इस पर वो भी सामने आ जाता, तो मुझे लगता है इसकी टाइमिंग की इसलिए तो अहमियत है कि ये जानबूझ के इसको जो है असेंबली डिसॉल्व होने के बाद ये फैसला जो है वो सुनाया गया है। और आप ये देखिए कि इससे पहले का जो मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके हवाले से अब तक कोई फैसला नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। और उस वजह से आपने देखा है जो आपके सेकंड मोस्ट सीनियर जज है जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, वो कोई समाअत नहीं जो है सुन रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप ये सिर्फ किसी बिल के हवाले से फैसला कर ले कि इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, या तो उस बिल को रद्दम करार दिया जाए, मुस्तरद किया जाए या उसको मंजूर कर लिया जाए।
और जब तक ये नहीं होता उन्होंने कहा कि वो किसी समाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ये बाद में आया और इस पे जो है फैसला भी आ चुका है और जो 3 जजेस हैं उसके हवाले से अभी शाहजेब खानजादा भी बात कर रहे थे और ये बात दुरुस्त है। पिछले काफी सारे फैसले आप देखें तो प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है कि जब इन 3 जजेस का बेंच बनता है तो किस किस्म का फैसला एक्सपेक्टेड होगा। ज्यादातर फैसले हमने देखे कि हुकूमत के खिलाफ गए। एक फैसला जिसका कल भी बार बार हवाला दिया जा रहा था जब ये साइफर वाला मामला आया कि जब 5 रुकनी बेंच ने उस वक्त की हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया था, जब असेंबली तहलील कर दी थी तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। उसमें 5 जजेस थे, उसमें ये 3 जजेस भी थे लेकिन 5 मेंबर बेंच था। वो एक फैसला था जो कि उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ किया था। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो प्रेडिक्शन यही की जाती है कि अगर कुछ जजेस हों तो फैसला जो है वो शायद हुकूमत के खिलाफ ही आएगा, जो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के लिए कोई क्रेडिबल चीज तो नहीं है कि अगर फैसले प्रेडिक्ट करना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल से इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये फैसला तफसील से जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि मेरिट पे क्या ये फैसला दुरुस्त दिया गया है, क्या वाकई आईनी अमेंडमेंट की जरूरत है या सिंपल एक कानून साजी से आप इसकी तफसील साथ साथ आ रही है। अच्छा, इससे पहले नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल को इस फैसले से यकीनन जोड़ा जा रहा है, लेकिन आजम नजीर तार साहब अभी जियो न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे पर असर नहीं पड़ेगा। तो इस पर आपका क्या एनालिसिस है? जी, मेरे ख्याल से इसकी वजह वो ये बता रहे क्योंकि एक और कानून लेकर आई थी पार्लियामेंट जिसने ये कहा था कि कहीं पे भी आइन में अगर सजा की टाइम का तयन नहीं किया गया है तो फिर वो सजा 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। अब ये भी सिंपल कानून साजी के तहत किया गया था और मेरे ख्याल से हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर वो बिल्कुल गलत है। उनका ये कहना है कि 62(1)(f) में क्योंकि ये नहीं मुकर्रर किया गया है कि सजा की डिस्क्वालिफिकेशन कितने वक्त की होगी, लिहाजा अब इस कानून साजी के बाद 5 साल के लिए वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी। मेरे ख्याल से हुकूमत की ये जो तशरीह बिल्कुल गलत है और इस पे तो मुत्तफिका तौर पे जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो इसको नहीं मानती जो हुकूमत की दलील है, क्योंकि 62(1)(f) आइन का हिस्सा है और एक दफा अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उस पर ये फैसला दे दिया है, उसकी ये तशरीह कर दी है कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो लाइफ टाइम होगी, तो उसका उस तशरीह का मतलब यही है कि उसकी एक आईनी हैसियत है। तो आइन में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो या तो वो आईनी अमेंडमेंट के जरिए ही चेंज हो सकती है या इससे बड़ा बेंच बैठे और वो इस पे दूसरा फैसला दे। तो ये जो आजम नजीर तारा साहब ने पहले भी फरमाया था कि क्योंकि अब हमने ये कानून पास कर दिया है कि जहां पे वक्त मुकर्रर नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल होगी और वो हावी होगा आइन पर, वो लीड लेगा आइन पर। ये मेरे ख्याल से जो है उनका मौक़िफ़ गलत है और गालिबन जो आपने अभी बताया उनका बयान वो इसी बुनियाद पर है। उन्होंने ये भी कहा है